अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़े एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़े। बेटा आज की क्लास के अंदर नस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो नस्ट के सॉफ्टवेयर से, नस्ट के पास्ट पेपर से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप में से कोई बच्चा पहली दफा मेरी लेक्चर सीरीज को ले रहा है तो मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि बेटा मैं मोर देन 4000 एमसीक्यूज नस्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए सॉल्व करवा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद होगी जिसके अंदर मैंने तमाम नेट के पेपर्स को, तमाम आज तक के नस्ट के एग्जाम्स को कवर करवाया हुआ है, सॉल्व करवाया हुआ है। मेरी कोशिश है कि रोज के रोज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नस्ट के एमसीक्यू जो उसके सॉफ्टवेयर से, जो कि पास पेपर से निकाले जाते हैं, वो आप लोगों के लिए लेकर आऊं ताकि आपको आइडिया हो सके। चाहे आप नस्ट का नेट 1 दे रहे हो, नेट 2 दे रहे हो, नेट 3 दे रहे हो, नेट 4 दे रहे हो, उसके अंदर ये लेक्चर सीरीज बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। और मेरी कोशिश होती है रोज के रोज 10 to 15 एमसीक्यूज आपको कवर करवाऊं ताकि आप अपनी रोजमर्रा की तैयारी के साथ साथ इसको साथ साथ कवर भी कर सको। इसके अलावा मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो यूईटी हो, चाहे वो कॉमसेट्स हो, चाहे वो लम्स हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो एनईडी हो, चाहे वो मेरान हो, चाहे वो आपके पास कॉमसेट्स हो, चाहे वो पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो। अगर आप चाहते हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करना तो बेटा पूरे साल की फीस 6,500 7,000 रुपए होती है और इसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स को लाइव कवर करवाया जाता है। इसके अलावा मल्टीपल टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, एफएलपीज होते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर डाउट सेशंस होते हैं, सो ऑन। तो लाजमी तौर पे आप इस बैच को ज्वाइन अप कर सकते हैं। तो भाई आज की क्लास के ऊपर मूव करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो नस्ट के पेपर से क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हेन ए इज इक्वल टू बी इलिप्स विल बिकेम डैश। यानी कि देखो यहां पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर अगर कॉनिक की इक्वेशन आ रही है और इस कॉनिक के अंदर अगर ए और बी आपस में बराबर आ जाए तो ये इलिप्स क्या बन जाएगा। देखो सबसे पहले तो इक्वेशन देखते साथ ही अंदाजा हो रहा है कि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन इलिप्स की है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर ए और बी आपस में बराबर होंगे तो एक कॉनिक क्या बनेगा, ये इलिप्स ही रहेगा, हाइपरबोला बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, कोन बन जाएगा। याद रखिएगा कभी भी ए और बी अगर आपस में बराबर आ जाए तो क्या बन जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, अगर ए और बी आपस में बराबर आ जाएंगे तो यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ए और बी आपस में बराबर है तो इसके नीचे भी ए स्क्वायर आ गया, इसके नीचे भी ए स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर। यानी कि आपको एक सर्कल अचीव हो जाता है। क्या अचीव हो जाता है, सर्कल। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर जो सर्कल होता है और इलिप्स होता है इसके अंदर डिफरेंस ही क्या होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो सर्कल होता है ना बेटा, सर्कल का जो सेमी मेजर एक्सिस है और सेमी माइनर एक्सिस है वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तभी तो सर्कल का सेंटर से लेके हर जानिब का डिस्टेंस क्या होता है, सिमिलर होता है। सर्कल के सेंटर से लेके हर जानिब का डिस्टेंस क्या है, सिमिलर है। सेंटर से आप यहां पर जाओ, सेंटर से आप यहां पे जाओ, डिस्टेंस सिमिलर रहेगा। वाइल इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स के अंदर आपका एक एक्सिस जो होता है बड़ा होता है, एक एक्सिस जो होता है छोटा होता है। याद रखिएगा सर्कल और इलिप्स में डिफरेंस ही क्या है कि भाई सर्कल के अंदर ए और बी आपस में बराबर होता है, इलिप्स के अंदर ए हमेशा बड़ा होगा बी के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वाई एक्सिस का इलिप्स आ रहा है तो सेम लॉजिक यहां पे भी होगी। अगर वाई एक्सिस का इलिप्स आ रहा है तो भाई इसका सेंटर से लेकर यहां तक का जो एक्सिस होगा स्मॉल ए और ये इसका बी होगा। तो याद रखिएगा सर्कल की एक शेप ऐसी शेप होती है जिसका सेंटर से लेकर हर जानिब डिस्टेंस सिमिलर होता है। तो हम क्या कहते हैं, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस क्या है, आपस में बराबर है। इसीलिए सर्कल की एसेंट्रिसिटी भी क्या होती है, जीरो के बराबर। वाइल इलिप्स के केस के अंदर क्या होता है बेटा, इलिप्स के अंदर आपका कोई एक एक्सिस बड़ा होगा, लंबा होगा, एक तरफ से खींचा हुआ होगा, एक एक्सिस नॉर्मल होगा। तभी हम क्या कहते हैं कि भैया इलिप्स के अंदर एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, यानी कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो हमेशा याद रखिएगा अगर इलिप्स की इक्वेशन के अंदर ए और बी को बराबर कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन आ जाए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 देन द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। बेटा देखो डोमेन क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा डोमेन कहा जाता है इनपुट को। अक्सर लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। भाई डोमेन कहते हैं किसको, इनपुट को। रेंज का मतलब होता है आउटपुट। डोमेन किसको कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है इनपुट को। और कहीं पे भी अगर रेंज लिखा हुआ है तो रेंज के मायने क्या होते हैं, रेंज कहा जाता है दुनिया के अंदर आउटपुट को। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक मशीन है एक्स स्क्वायर, सही है ना। मैं इसके अंदर जब इनपुट डालूंगा 2 का तो मुझे आउटपुट मिलेगा 4 का। मैं इस मशीन के अंदर जब इनपुट डालूंगा 3 का, आउटपुट मिलेगा 9 का। तो मेरा डोमेन क्या है, मेरी डोमेन 3 है, मेरी रेंज क्या है, रेंज 9 है। तो याद रखिएगा डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। फॉर एग्जाम्पल आलू की मशीन है, एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से क्या निकलेगा, सोना। वो राहुल गांधी की बड़ी मशहूर स्टेटमेंट थी ना कि भाई एक तरफ से आलू डालोगे तुम्हें क्या मिलेगी, दूसरी तरफ फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे बन के। तो भाई जो आलू है तुम्हारा वो तुम्हारा इनपुट है, सही है ना। तुम्हारा इनपुट क्या है, तुम्हारी डोमेन
डोमेन क्या आलू, तुम्हें जो आउटपुट मिल रहा है फ्रेंच फ्राइज गरम गरम, वो क्या है आपका रेंज है। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है अगर तुम्हारा फंक्शन आ रहा है fx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 4, तो तुम्हारी डोमेन क्या होगी। अब देखो किसी भी फंक्शन में डोमेन निकालने का मतलब ये होता है कि आपने वो तमाम वैल्यूज फिगर आउट करनी होती हैं जिसके ऊपर आपका फंक्शन सेटिस्फायर है। फंक्शन अनसेटिस्फाई कब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिनोमिनेटर बेस्ड फंक्शन है यानी कि 1/fx का, तो ये अनसेटिस्फाई कब होगा, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। या अगर अंडर रूट का फंक्शन है तो उसमें अगर नेगेटिव की वैल्यू आ जाए तब भी अनडिफाइंड हो सकता है। तो यहां पे देखो आपका फंक्शन कैसा आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 4, यानी कि मैं कभी भी ऐसी वैल्यू यहां पे नहीं डालना चाहूंगा जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। और ये अनडिफाइंड कब होगा, कि जब मैं एक्स में ऐसी कोई वैल्यू डालूं जिसकी वजह से नीचे ओवरऑल आपके पास जीरो आ जाए, कि अगर मैं एक्स की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू डालूं जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जो कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कभी भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि मेरी डोमेन के अंदर अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और ये 4 प्लस का 4 8 बन जाएगा। अगर मैं -2 डालूंगा तो -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 ही बनेगा, तो 4 प्लस का 4 8 ही बनेगा। तो भाई अक्सर बच्चे जो है ना यहाँ पे इसके ऊपर टिक करके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के ऊपर, सर देखे ना अगर नेगेटिव का 2 डालते या 2 डालते तो नीचे जीरो बन जाता। अरे भाई कैसे जीरो बनेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर के अंदर अगर आप कुछ भी डालो तो एक्स स्क्वायर को फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 डालोगे तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव का 2 डालोगे तब भी प्लस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑल दी रियल नंबर्स, यानी कि आपकी डोमेन में तमाम के तमाम रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे। क्योंकि भाई देखो आप यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ भी डालो, आप x की जगह पे अगर 1 डालो, नेगेटिव का 1 डालो, 4 डालो, नेगेटिव का 4 डालो, कुछ भी डालो, हमेशा आंसर आपको नीचे प्लस का ही मिलेगा। अच्छी बात है ना, आप कुछ भी नंबर डालो, आप नेगेटिव का 3 डाल दो, नेगेटिव 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस का 4 16 प्लस का 4 1/20 मिल जाएगा। तो ये सेटिस्फाई रहेगी आपकी डोमेन। अच्छा एक ऑप्शन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, बेटा ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप जीरो भी डालोगे ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की जगह पे जीरो भी डालूंगा तो आगे 4 आ रहा है, तो कोई मसले की बात नहीं, अगर आप जीरो डालोगे तो जीरो डालने में भी आपका फंक्शन सेटिस्फाई रहेगा। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑल द रियल नंबर्स, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि अगर आपके पास z की वैल्यू आ रही है x प्लस आयोटा y, वेयर x इज इक्वल टू 1 माइनस का cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस का sin थीटा, देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ z। देखो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर आते हैं। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई z की वैल्यू किसके बराबर है, z की वैल्यू बराबर है 1 माइनस के cos थीटा के, सही है ना। आगे आ रहा है प्लस का sin आयोटा का आयोटा, y की वैल्यू किसके बराबर है, y की वैल्यू बराबर है बेटा सिंपल तरीके से 1 प्लस के साइन थीटा के। अगर मुझे इसका मॉडुलस लेना है तो मॉडुलस कैसे लेते हैं भाई, मॉडुलस का मतलब है मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो भी आपका रियल पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका रियल पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका इमेजनरी पार्ट है। तो भाई कैसे निकाला जाता है मॉडुलस, मॉडुलस निकालने के लिए रियल पार्ट का भी स्क्वायर करते हैं, इमेजनरी पार्ट का भी स्क्वायर करते हैं। तो रियल पार्ट आ रहा है हमारे पास 1 माइनस का कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इमेजनरी पार्ट आ रहा है हमारे पास 1 प्लस का साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करवाइए बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 कॉस थीटा, सही है ना। फिर आगे हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस का आगे आ जाएगा 2 साइन थीटा, और फिर आगे जाके आपने सिंपल साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करवाओगे बेटा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करवाने के लिए मुझे साफ तौर पर देख रही है दो चीजें। एक तो देखो ये -2 कॉस थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा, अच्छा ये दो वैल्यूज आ रही हैं, ओके वेरी ग्रेट। यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 2 के बराबर ना, 1 का स्क्वायर भी 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल 1 के बराबर। और आगे आ रहा है माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस का 2 साइन थीटा एज इट इज का एज इट इज। देखो ये क्या काम करा, दोबारा समझ लो भाई, कोई मुश्किल काम नहीं करा, मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या काम करा, मतलब कोई बच्चे परेशान हो जाएंगे सर ये आपने क्या काम कर दिया यहाँ पे। अरे भाई देखो बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, क्या किया देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 1 और ये 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। फिर क्या क्या चीजें बच गई, ये बच गया मेरे पास माइनस का टू कॉस थीटा, और आगे मेरे पास बच रहा है प्लस का 2 sin थीटा। तो भाई यहाँ पे मैं अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि 2 प्लस का 1 क्या होता है 3 के बराबर। और यहाँ पे देखो अगर तो कुछ कॉमन लेना चाहो तो आपकी चॉइस है ले लो, अदरवाइज आप एज इट इज रहने दो। तो यहाँ पे क्या बच गया नेगेटिव का 2 कॉस थीटा, आगे आ गया प्लस का 2 साइन थीटा। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई, तो ये हमारा पर्टिकुलरली मॉडुलस का आंसर आ गया। मॉडुलस का आंसर क्या आ गया, जेड की वैल्यू बराबर आ गई √3 माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस का 2 साइन थीटा के बराबर। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैलून, बैलून इज द करेक्ट आंसर। सिंपल तरीके से मॉडल
मॉडुलस है। देखो कैसे क्या काम करा, आपके पास x की वैल्यू आपको गिवन है, आपको y की वैल्यू गिवन है, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। सिंपल इसका स्क्वायर लोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। 1 प्लस का 1 2 बन गया, नेगेटिव का 2 cos थीटा प्लस का 2 sin थीटा, इट इज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर होता है किसके, 1 के। सिंपलीफाई करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर टेंजेंट पी इज इक्वल टू नेगेटिव का √3, तो बताइए साइन पी क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत दफा इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए बेटा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई बैच का फायदा क्या होता है, उसमें मैं तमाम पेपर्स को ऑलरेडी यूनिवर्सिटी लेके चल रहा हूं, तो सबसे खास बात ये होती है। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, टेंजेंट पी की वैल्यू बराबर है नेगेटिव के √3 के, साइन पी की वैल्यू को किसी तरीके से, तो अगर मुझे पी का एंगल निकाल लूं तो जाहिर सी बात है साइन में डालूंगा आंसर आ जाएगा। तो भाई टेंजेंट को आप इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजोगे, वहां पे टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा, तो आपके पास पी का एंगल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव का √3। और टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव का √3 क्या होता है भाई, हमें बात मालूम है कभी भी टेंजेंट इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो नेगेटिव की वैल्यू बाहर फेंकी जाती है। और टेंजेंट इनवर्स √3 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से 60 डिग्री के बराबर। आसान भाषा में इसको नॉर्मली हम ये भी कहते हैं π/3 के बराबर होता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो आपके पास सिंपल पी का एंगल क्या आ गया, ये आ गया 60 डिग्री के बराबर, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो π/3 के बराबर। अब आपने करना क्या है, इस एंगल को उठा के यहाँ पे प्लॉट अप कर देना है, इस एंगल को उठा के क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे पुट कर देना है साइन पी के अंदर। तो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा एंगल क्या आ गया, ये आ गया साइन का साइन, और पी की जगह पे ये आ जाएगा नेगेटिव का 60 डिग्री। सही है। साइन की ये प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा मैंने पहले की क्लासेस के अंदर भी आपको बताया है बेटा कि भाई साइन की ये प्रॉपर्टी होती है, साइन में कभी भी नेगेटिव का अगर एंगल आए तो नेगेटिव वैल्यू को बाहर फेंका जाता है। और साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 के। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेगेटिव का √3 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर कहता है कि भाई डेरिवेटिव लेके बताइए e की पावर 3x स्क्वायर का। कोई मसले की बात नहीं है, कैसे लोगे, देखो e की पावर 3x स्क्वायर का अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डेरिवेटिव में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला ये कहता है कि एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिटिव लिखोगे और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, पावर में फंक्शन आ रहा है 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 3 2 6x के बराबर। सो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, e की पावर 3x स्क्वायर इंटू 6x के बराबर। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल विल बी अपीयरिंग। अब देखो इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझो, लोग इसमें गलती करते हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, कभी भी कॉइन्स का अगर केस आ जाए ना, तो कॉइन्स के अंदर अगर आपको अपने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो कॉइन्स के केस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि 4 कॉइन्स आ रहे हैं, अगर एग्जामिनर आपसे ये कहता है ना कि 4 कॉइन्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 4 हमारा आंसर होगा बेटा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16 के बराबर। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से 16 के बराबर हमारा आंसर आ जाना है। सही है ना। अब देखो एग्जामिनर ने कहा हुआ क्या है, एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल विल अपीयर, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि तुम्हारे पास कोई भी टेल नहीं आएगी। अब देखो यहां पे आपको मेरे जो है ना शॉर्टकट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है कि आप बैठ के ट्री टेबल को फॉर्म करो और बड़ा बड़ा लंबे काम करो, नहीं। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहे हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई टेल ना मिले आपको, कोई भी टेल ना है। भाई ये एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि भाई आपके पास सारे के सारे क्या हो, सारे के सारे आपके पास हेड 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 हो, यानी कि कोई भी टेल ना हो हमारे पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नो टेल विल अपीयर, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई भी टेल तुम्हें कभी ना मिले, इस बात की वैलिडिटी का। तो खाली ये एक ही इवेंट होगा ना जिसमें सारे के सारे हेड होंगे, यानी कि ऊपर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 16 विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है कि देखो सबसे पहले आपने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकाल लिए कॉइन्स के केस के, जो कि बराबर होते हैं 2 की पावर 4 के। 2 की पावर 4 बराबर है किसके, 16 के। अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया क्या चीज निकालो, अब आपको निकालना है कि भाई कोई भी टेल अपीयर ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो कोई भी टेल ना आए, इसका इवेंट क्या है, इसका इवेंट है सिंपल तरीके से 1 के बराबर, सारे हेड 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 होंगे, नीचे आ जाएगा 16 का 16। सिंपलीफाई करोगे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 0,2 फ्रॉम अ लाइन x डिवाइडेड बाय 4 प्लस का y डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 1। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपके पास एग्जामिनर कह रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है। हमें पता है कि भाई डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दुनिया के अंदर, दुनिया का बेहतरीन फॉर्मूला है पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि भैया ax1 प्लस का by1 प्लस का c, और नीचे डिवीजन के अंदर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर। कभी भी पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मगर देखो यहाँ पे खास बात क्या है, आपको जो एग्जामिनर ने इक्वेशन दी हुई है ना, उसको सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, ये देखो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं भैया, तुम्हारे पास अभी आ रहा है एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस का वाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। प्लस के 1 को पहले तो वहां भेजो, इक्वल टू 1 -1 हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया एक्स बाय 4 प्लस का y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 1। अब देखो बेटा सिंपल वे में कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए आपने क्या काम करना है, आप यहाँ पे एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लोगे कि नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवाओगे, तो ये बन जाएगा 4 3 12। ये 3 जाके x से मल्टीप्लाई होगा 3x बन जाएगा, 4 जाके y से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 4y बन जाएगा। इक्वल टू के बाद -1 का -1, ये नेगेटिव, ये 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, आपकी इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस का 4y इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 12। तमाम वैल्यूज को आप बेशक एक साइड पर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 3x प्लस का 4y माइनस का 12, जब इक्वल टू किस तरफ आएगा तो प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ये आपका a किसके बराबर है, 3 के बराबर है, b किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और c किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। और ये जो पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट आपका x और y आ रहा है। अब आप सिंपल तरीके डिस्टेंस फॉर्मूले में डाल दो। देखो पहला काम हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने हमारी जो इक्वेशन आ रही है उसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या काम करा, जो इक्वेशन आ रही है उसको सिंप्लीफाई करो कि आपको a b और c मिल जाए। अब देखो बेटा यहाँ पे आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब डिस्टेंस निकालना बच्चों का काम है, तो सिंपल वे में निकाल लो। क्या बन गया, ax1, ए की वैल्यू बराबर है किसके, 3 के, एक्स बराबर है किसके, 0 के, प्लस का साइन, फिर बी वाई वन, तो बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी बराबर है हमारे पास सिंपल तरीके से किसके, बी बराबर है बेटा हमारे पास 4 के, y बराबर है हमारे पास किसके, 2 के, फिर आगे आ जाएगा प्लस का c, c बराबर है किसके, 12 के, नीचे डिवीजन के अंदर अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, b यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो, 3 इंटू 0 खत्म हो गया, 4 2 8 होता है, 8 प्लस का 12 का 12, नीचे डिवीजन के अंदर अंडर रूट का अंडर रूट, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, तो 9 प्लस का 16 है तो 25 बन गया हमारे पास, सही है ना। तो 8 प्लस का 12 क्या होता है, 8 प्लस का 12 होता है 20 के बराबर, और रूट के अंदर 9 प्लस का 16 ऑब्वियसली बन जाएगा रूट 25 के बराबर। फर्दर सिंप्लीफाई जब आप करवाओगे तो ऊपर 20 का 20 एज इट इज, रूट 25 बराबर होता है किसके, 5 के, 5 अंदर 5 एंड 5 4 दैट इज 20, यानी कि आपके पास पॉइंट से लेके लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, यानी कि आपके पास 4 यूनिट्स के बराबर है। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला। देखो कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझो। आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, आपने सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ए बी और सी निकालना है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करा, प्लस के 1 को दूसरे भेजा, नेगेटिव का 1 बन गया। यहाँ पे आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करवाते हैं कि आप सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं, और आपने क्रॉस के अंदर वैल्यूज को क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाया, तो आपके पास फाइनली इक्वेशन आ गई। इक्वेशन के अंदर जो ए का कोफिशिएंट होता है बेटा उसको कहा जाता है एक्स, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ना उसको हम कहते हैं स्मॉल ए, वाई का जो कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं बी, और जो कांस्टेंट होता है उसको सी कहते हैं। अब आपने डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ए एक्स वन प्लस का बी वाई वन प्लस का सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो भाई आपके जो पॉइंट गिवन है आपका एक्स और वाई आ गया, तमाम वैल्यूज को डालोगे सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कहता है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8 अंडर रूट 2, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। अगेन अगर आपने मेरे ज्योमेट्री के लेक्चर्स को कवर अप किया हुआ, मैंने ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको डायगोनल की लेंथ बताई हुई है। भाई डायगोनल की लेंथ, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बाय द वे डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है x इंटू अंडर रूट 2 के बराबर। x का मतलब क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि भाई आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं जो डायगोनल है ना, डायगोनल, इस डायगोनल की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 8 अंडर रूट 2 के बराबर। और हमें पता है कि डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इंटू रूट 2। तो अगर मैं दोनों को एक दूसरे के सामने रखूं, यानी कि डायगोनल का फॉर्मूला होता है x इंटू रूट 2 किसके बराबर, 8 अंडर रूट 2 के। तो भाई अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, यानी कि आपके पास साइड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 यूनिट्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस साइड की वैल्यू भी 8 यूनिट्स के बराबर है, इस साइड की वैल्यू भी 8 यूनिट्स के बराबर है, इस साइड की वैल्यू भी 8 यूनिट्स के बराबर है, इस साइड की वैल्यू भी 8 यूनिट्स के बराबर है। अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल्स हैं, और अगर आप थोड़ा सा और अकल को इस्तेमाल करो, ऊपर वाले ने अकल दी हुई है, तो भाई मेरे पास अगर ये कंप्लीट साइड की लेंथ 8 के बराबर है, आप देखो जो ये स्क्वायर आपको जो सर्कल मिल रहा है ना, ये सर्कल आधे के ऊपर है, यानी कि देखो एक सर्कल जो है अगर मेरे पास लेट सपोज कंप्लीट साइड की लेंथ किसके बराबर है, 8 के, तो भाई मेरे पास आधे की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आधे की वैल्यू इधर भी 4 का डिस्टेंस होगा, इधर भी 4 का डिस्टेंस होगा, यानी कि इस सर्कल का एक कंप्लीट डायमीटर मुझे मिल गया किसके बराबर है, 4 यूनिट्स के बराबर है। यानी कि सर्कल का जो डायमीटर है वो किसके बराबर है, 4 यूनिट्स के बराबर है। और से देखो ना, नॉर्मल सी बात है भाई, इसमें क्या मुश्किल बात मैंने करी। मैंने कहा कि देखो अगर आपके पास एक साइड की वैल्यू 8 यूनिट के बराबर है, तो उस साइड का आधा क्या होगा, जाहिर सी बात है 4 यूनिट होगा, नॉर्मल सी बात है ना। आप इस सर्कल के ऊपर गौर से देखो, इस सर्कल पे गौर से देखो, तो भाई मैं अगर इस 8 का आधा करता हूं,
यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 4 के बराबर। और इस सर्कल के रेफरेंस से ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, सर्कल का डायमीटर है, यानी कि हर सर्कल का डायमीटर किसके बराबर है, 4 यूनिट्स के बराबर है, 4 यूनिट्स के बराबर है, नॉर्मल सी बात है। तो अगर सर्कल का डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या होगा, 2 यूनिट्स के बराबर होगा। तो आपके पास सिंपल तरीके से करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर मुझे रेडियस निकालना है सर्कल का तो बराबर होगा 2 यूनिट्स के, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। सर आपसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। अरे भाई ये बहुत ही सिंपल चीज है, कभी भी याद रखिएगा, अगर आपके पास सिंपल तरीके से कोई पैराबोला की इक्वेशन आ रही है और आपको क्या निकालना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन निकालनी है ना, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन निकालने की शॉर्टकट क्या होती है कि आप देखो पैराबोला के अंदर कौन सी वैल्यू डबल आ रही है, यानी कि भाई एक्स का वेरिएबल बड़ा आ रहा है या वाई का वेरिएबल आ रहा है, तो साफ तौर पे दिख रहा है एक्स का वेरिएबल आ रहा है। तो मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x के बराबर, माइनस के 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव के 2 के बराबर, और इसको इक्वेट करवा दिया जाएगा 0 के साथ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं तो क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी इस पैराबोला की, ये होगी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। बेटा ये शॉर्टकट होता है, याद रखिएगा, कभी भी आपके पास अगर पैराबोला का कॉन्सेप्ट आ जाए और आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट करनी है तो करने का तरीकेकार क्या है कि जो भी आपके पास जिसका भी पर्टिकुलरली जो भी पैराबोला आ रहा है ना, जो आपके पास उसमें लेंथी फॉर्म में आ रहा है, यानी कि भाई x की वैल्यू ज्यादा आ रही है, y की वैल्यू ज्यादा आ रही है, जिसका वेरिएबल ज्यादा आ रहा है उसका आप क्या निकालते हो, डेरिवेटिव निकालते हो, 0 पे इक्वेट करवाओगे, सिंपल तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है मेरे सीक्वेंस और सीरीज के बेहतरीन लॉजिक से आ रहा है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से आ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लासेस के अंदर बेतहाशा आप लोगों को सॉल्व करवाया हुआ है, और ये क्वेश्चन नस के पास पेपर्स में आपको बेतहाशा मिलेगा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 8 एंड 112, यानी कि देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको रेंज बता दी है, एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको क्या करा है, रेंज बता दी है कि भाई 8 से लेके 112 के दरमियान ये रेंज है, ये क्या आ रही है, रेंज आ रही है, यानी कि 8 से लेके 112 के दरमियान में कितने ऐसे वैल्यूज हैं जो कि 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल यानी कि 7 के टेबल में आते हो। अब देखो 8 तो 7 के टेबल में नहीं आता, आपने इसके अंदर करना पता है कि इसकी शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने इस रेंज के अंदर से सीक्वेंस को ड्राइव करना है। सीक्वेंस कैसे निकालोगे, देखो आपके पास यहाँ पे पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है, क्या 8 से आगे जाओ, क्या 8 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, 9 आता है, नहीं आता, क्या 14 आता है, 14 पहला नंबर होगा ना, 7 2 14, तो 14 वो पहला नंबर है जो 7 के टेबल में आता है। तो यानी कि मेरे पास जो सीक्वेंस का पहला नंबर होगा वो 14 होगा, फिर ऑब्वियसली 21 होगा, फिर 28 होगा, आपने सारे कैलकुलेट नहीं करने। आपको देखो यहाँ पे रेंज गिवन है कि 8 से लेके 112 के दरमियान में जाके देखो 7 के मल्टीपल कितने हैं। अब आप 8 से आगे जाओगे 112 या उससे पीछे आके देखोगे, क्योंकि रेंज गिवन है, रेंज का मतलब एक बाउंड्री सेट हुई भी है कि भाई कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 के टेबल के अंदर आते हैं, 7 के मल्टीपल हैं। तो मैं 8 से आगे जाऊंगा, क्या 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14, मुझे पता है 14 होता है। इसी तरीके से देखो कि उसने आपसे एग्जामिनर ने क्या कहा, बिटवीन देखना है, यानी कि सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 8 एंड 112। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, वो गलती पता है क्या करेंगे, वो 112 को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि देखो 112 जो है ये 7 के टेबल पे आता है, कौन से नंबर पे आता है भाई, 7 16 जार होता है, बाय द वे 7 1 7 कितना बचेगा, 4 कैरी बचेगा, 7 6 जार इज 42। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर क्या 112 को काउंट कर सकते हैं, याद रखिएगा 112 को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको एक रेंज दी है। इस लॉजिक को समझो, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई 8 से आपने आगे जाना है और 112 से आपने पीछे देखना है, यानी कि इस रेंज के अंदर ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 के मल्टीपल हैं। तो 8 से आगे के नंबर देखोगे, 112 से पहले के नंबर देखोगे। अक्सर बच्चे 112 को काउंट कर लेंगे, अरे भाई 112 कभी भी काउंट नहीं होगा, एग्जामिनर आपको जानबूझ के कंफ्यूज करेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सही है ना। 112 क्योंकि बिटवीन का लफ्ज आ रहा है तो 112 से पहले का नंबर देखो, 112 में से 7 को माइनस कर दो, क्या वैल्यू आएगी, जाहिर सी बात है 105 आएगा। तो 105 वो लास्ट नंबर है इस रेंज का, क्योंकि भाई 105 के बाद फिर 112 आ रहा है, और वो आपसे एग्जामिनर ने कहा है बिटवीन, इन बिटवीन देखना है। उसने कहीं पे भी लिख कर नहीं दिया कि आप एंडिंग वैल्यूज को ले सकते हो, उसने कहीं नहीं लिखा हुआ, जब उसने नहीं कहा हुआ तो फिर आप बिटवीन के नंबर ही देखोगे। तो 112 से पहले का ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है, 105 है। तो ये देखो आपको पहली वैल्यू भी मिल गई, आपको लास्ट वैल्यू भी मिल गई। अब आप सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले आप एन निकालोगे। एन निकालने का एक शॉर्टकट होता है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी कैलकुलेट अगर करनी हो तो उसको करने का शॉर्टकट है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का शॉर्टकट क्या होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट माइनस का लोएस्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। कभी भी अगर आपको एन की वैल्यू निकालनी हो तो एन की वैल्यू निकालने का शॉर्टकट है। अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है मेरे पास 105 के बराबर, लोएस्ट वैल्यू क्या है 14 के बराबर, नीचे आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 7 का टेबल चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7 का प्लस का 1। तो बेटा देखो 105 में से अगर मैं 14 को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है 91 आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना। 105 में 10 निकालोगे ये बनेगा 95, मजीद 4 निकालोगे 91, 7 का 7 आ गया प्लस का 1, 7 1 7, 7 के टेबल में 91 कहां पर होगा भाई, 7 1 1, 9 में से 7 निकालो 2 कैरी गया तो 21 बन गया, 7 3 जार इज
21, 7 3 is 21, 13 प्लस का 1 यानी कि 14, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 14 के बराबर। इसका मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं 8 से लेके 112 के दरमियान में, 8 से 112 के दरमियान में ऐसे कितने नंबर जो 7 के ऊपर डिविजिबल है, जो 7 का मल्टीपल है, कितने नंबर्स हैं 14 नंबर्स हैं। हमसे एग्जामिनर ने सम मांगा हुआ है। अब सम कैसे निकाला जाता है भाई, सम निकालने का फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है सिंपल तरीके से, जो बोला क्या होता है सम निकालने का दुनिया में फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट प्लस का लोएस्ट, या फिर इसको आप ए प्लस का इसको आप नॉर्मली जो है ना ए प्लस का एल भी कह सकते हो। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस का एल। तो यानी कि n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टोटल 14 टर्म्स हैं जो कि आप साबिन पे डिविजिबल है, तो 14 n है, यानी कि नीचे डिवीजन में आ गया 2 का 2। ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए बराबर है 14 के, एल बराबर है किसके 105 के। सिंप्लीफाई करवा दो अब, 2 1 2 2 7 14, 7 का 7 आ गया। 14 में अगर 105 का इजाफा करोगे, जाहिर सी बात है बेटा 105 के अंदर 14 क्या होगा, 105 में 10 का इजाफा करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है आपके पास बनेगा 115, और मजीद 4 का इजाफा करोगे तो 119 बन जाएगा। अब फाइनली 119 को 7 पे मल्टीप्लाई करवा दो, क्या बन जाएगा 7 9 63 का 3, 6 कैरी, 7 1 7, 7 में अगर मैं 6 का इजाफा करूंगा 6 और 7 13 का 3, और 1 कैरी 7 1 7 और 8, तो ये बन जाएगा 833 के बराबर। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैलून इज द करेक्ट आंसर। दोबारा समझिएगा, इस क्वेश्चन की लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी बच्चे को बात समझ में ना आई हो। एग्जामिनर कभी भी अगर आपसे कहे ना सम ऑफ मल्टीपल, या फिर एग्जामिनर बोले कि भैया सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 7, भाई मल्टीपल का मतलब, डिविजिबल का मतलब होता है उस टेबल का नंबर होना, मल्टीपल का मतलब या फिर डिविजिबल का मतलब क्या होता है उस टेबल का नंबर होना। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई 8 से लेके 112 के दरमियान ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 के टेबल में आते हैं, आसान तरीन भाषा में 8 से लेके 112 के दरमियान में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 7 के टेबल में आते हैं। अब देखो मैं 8 से आगे जाऊंगा तो 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 14 खुद होता है जो 7 के टेबल में आता है। तो पहला नंबर मुझे क्या मिल गया 14। अब मैं 112 से पहले आऊंगा, 112 से पहले का नंबर देखूंगा कौन सा 7 पे डिविजिबल है। ऑल्दो 112 भी 7 पे डिविजिबल होता है, मगर चूंकि उसने बिटवीन का लफ्ज इस्तेमाल करा है, बिटवीन का मतलब क्या है कि भाई मैं 112 के पहले के नंबर्स को देखूंगा जो कि 7 पे क्या होता है, 7 के ऊपर डिविजिबल होता है, जो कि 7 पे क्या होता है 7 के ऊपर डिविजिबल। सिंपल तरीके से क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि भाई 112 से पहले का ऐसा कौन सा नंबर है 7 पे डिविजिबल होता है। ऑल्दो 112 7 पे डिविजिबल होता है, मगर चूंकि लफ्ज बिटवीन है तो कभी भी 112 को नहीं लोगे, उससे पहले का नंबर लोगे। सिंपल 112 में 7 माइनस कर दो, क्या नंबर आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस मिल गया। वंस यू हैव द सीक्वेंस, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना चुटकी बजाने का काम है, क्योंकि भाई आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू भी मिल गई सीक्वेंस की, लोएस्ट वैल्यू भी मिल गई आपको सीक्वेंस की। सबसे पहले एन निकालोगे, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको निकालने का शॉर्टकट होता है, मेरे बच्चों को मालूम है, ये होता है ग्रेटेस्ट माइनस का लोएस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू, लोएस्ट मतलब सीक्वेंस की सबसे पहली वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू। ग्रेटेस्ट माइनस का लोएस्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 7 का टेबल चल रहा है तो 7 का कॉमन डिफरेंस होगा प्लस का 1। 105 में 14 माइनस करो डिवाइड बाय 7 प्लस का 1, सिंपलीफाई करोगे एन की वैल्यू आ गई। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। आपको यहां पे सम निकालना है। सम का मतलब क्या है कि भाई इस पूरे सीक्वेंस का सम किसके बराबर होगा, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस का एल। ए का मतलब सीक्वेंस की पहली वैल्यू, एल का मतलब सीक्वेंस की लास्ट वैल्यू। सिंपलीफाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है। मैंने अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को नस के नेट 1 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकूं। मेरी कोशिश है कि आप नस के ज्यादा से ज्यादा पेपर्स को सॉल्व करवाऊं। नस के जितने पेपर्स अवेलेबल हैं मैं रोज करूं उसमें वीडियो डिजाइन कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने देखा हो। मैं साथ साथ और चीजों के ऊपर भी मेहनत करूं जो आपको आने वाले दिनों में दिख रही होंगी। मगर द पॉइंट इज दैट कि मेरी कोशिश है कि नस के नेट 1 से पहले जितने मैक्सिमम पेपर मैं सॉल्व करवा सकता हूं आप लाजमी तौर पर आपके लिए सॉल्व करवाऊं। इनको लाजमी तौर पर फॉलो करें, इनको गो थ्रू करें, अपने दोस्तों के साथ आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें लाजमी शेयर करें। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप उसको लाजमी तौर पे करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन तमाम चीजों को करने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी कॉस्ट लगती है, लाखों रुपए की कॉस्ट लगती है, जो मैं खुद से बेयर अप कर रहा होता हूँ। तो भाई अगर खुद सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से लाजमी तौर पे करवाएं, उनके मोबाइल से घुस के कर दीजिए लाजमी तौर पे। थर्डली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं करा तो न्यू बैच मेरा भी स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात यह है कि बेटा पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की, जिसमें नस्ट है, फास्ट है, जीआईकेआई है, यूईटी है, कॉमसेट है, लम्स है, प्याज है, तमाम पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी शामिल होगी। और इस पूरे साल की फीस, पूरे साल की फीस 6,500 रुपए, जिसमें हम कोर्स कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम बच्चों को किताबें भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बच्चों को लाइव क्लासेस भी देते हैं, जिसमें हम बच्चों को एक एक चीज लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं। मेरी प्रॉपर टीम अवेलेबल होती है, हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, तमाम सब्जेक्ट लाइव कवर होंगे, और पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होती है। तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर्स भी कवर करवाए जाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इंशाल्लाह ताला। तो आई होप कि आप बैच को ज्वाइन अप करेंगे, वहां पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।